हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस सीरीज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 होगा। इसके पहले के 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वहां आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर ऑफ। जो टर्बिडिटी होता है रॉ वाटर में, वो किसको मेजर करता है? तो टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और टर्बिडिटी किसकी वजह से होता है, टर्बिडिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। उनको देखने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप टिक कर पाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जो टर्बिडिटी होती है ना, टर्बिडिटी होती है ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से टर्बिडिटी पानी में होती है। आप बात करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब होता है पानी के अंदर मौजूद, पानी के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो पार्टिकल जो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग पार्टिकल जो होते हैं जो तैरते रहते हैं, उन पार्टिकल को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। जो सस्पेंशन में रहते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल के अंतर्गत आपकी ऑयल भी आ सकती है, ग्रेस आ सकती है, पेड़ों की पत्तियाँ आ सकती हैं। जो भी पानी के अंदर सस्पेंशन में रहते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से टर्बिडिटी होती है। मतलब क्या हुआ, देखिए, यदि हम बात करें तो टर्बिडिटी एक ऐसी चीज़ का मेजरमेंट है जो यह दर्शाता है कि यदि हम पानी में लाइट डालें तो यह कितनी लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी, और कितनी लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। आपको जो रेड में दिख रहे हैं सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। यहाँ पे हम लाइट डाल रहे हैं, इन सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से कितने लाइट वापस लौट जाएगी टकरा कर, कितने लाइट को ये ऑब्जर्व कर लेगा। और जब कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी और कुछ टकरा के वापस लौट जाएगी तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में टकरा कर वापस लौट जाएगी। तो जो बाहर आपको लाइट मिलेगी ना, वो बहुत कम मिलेगी, वेरी लेस अमाउंट में आपको लाइट मिलेगी। इससे पता चलेगा, जितने बाहर आपको लाइट मिलेगी इससे पता चलेगा कि टर्बिडिटी कितनी है। तो टर्बिडिटी से हमें क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये आपको कोई रिवर है, इस रिवर में ये आपको कोई रिवर है, इस रिवर में क्या क्या है, इस रिवर में एक्वाटिक प्लांट होंगे, एक्वाटिक एनिमल होंगे। यदि हम बात करें एग्जांपल के तौर पर तो प्लांट में एल्गी है, एनिमल में फिश है, ठीक है। और इस पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। अब हो क्या रहा है, इस रिवर में ऊपर तो सूर्य, यहाँ पर सन है, इस सन की लाइट इस पानी में आती है। सन की जब लाइट पानी में आती है तो क्या होता है कि जो एल्गी होती है ना, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है, जिससे एक्वाटिक जो फिश होती हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, पूरी तरह से अपने लाइफ को जी रहे होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया, इस नदी में बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। अब क्या होगा, इतने ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल होने से जो सन की लाइट है ना, पानी के अंदर तक नहीं आ पाएगी, पानी के अंदर तक नहीं आ पाएगी, बहुत कम मात्रा में। जो हमारा ये रिवर है, रिवर के जो लास्ट में, अंत में जो एल्गी रहती है, यहाँ जो एल्गी है, यहाँ सॉरी देखिए, यहाँ जो एल्गी है ना, यहाँ बहुत सारी एल्गी भी हैं। तो जो एल्गी है वहाँ पास क्या होगा, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगी। अब सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगी तो एल्गी क्या है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिससे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब एक्वाटिक एनिमल मर जाएंगे तो पानी और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए पानी में टर्बिडिटी का कम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम टर्बिडिटी की स्टडी करते हैं कि पानी में टर्बिडिटी कितना अलाउबल है, कितना कॉज फॉर रिजेक्शन है। एक लिमिट के अंदर होना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से सनलाइट वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर सके, जिससे वहाँ के जो एक्वाटिक प्लांट हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकें।
तो यहाँ डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मोर ऑफ टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर ऑफ। टर्बिडिटी क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से होता है। तो फिर किसका मेजरमेंट होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल का मेजरमेंट होता है, ना कि पीएच ऑफ वाटर का होता है। एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है, पीएच ऑफ वाटर अलग चीज़ होती है। पीएच ऑफ वाटर से आपको पता चलता है कि हमें कितना क्लोरीन डालना है पानी में। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ये भी अलग चीज़ है। तो इसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से मेनली इसका आंसर क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड सॉलिड होंगे। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है टर्बिडिटी मीटर या फिर टर्बिडिटी रॉड, दूसरा होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, तीसरा होता है बेलिफ टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर। अगला क्वेश्चन है टर्बिडिटी मेजर्ड बाय। टर्बिडिटी के लिए मैंने बताया अभी आपको 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर 4 मेथड आप कहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्बिडिटी मीटर। क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी मीटर। इसका आंसर हो जाएगा टर्बिडिटी मीटर, ध्यान रखिएगा, टर्बिडिटी मीटर। अब हम थोड़ा समझते हैं कि टर्बिडिटी मीटर होता क्या है और इसमें हम टर्बिडिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं। टर्बिडिटी मीटर आप कहें या फिर आप कहें टर्बिडिटी रॉड। देखिए, यदि आपको हमारे जो स्पीड है ना, आपको स्लो लगे तो आप इस वीडियो को 1.2 की स्पीड में देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी और आपका टाइम भी सेव होगा। टर्बिडिटी मीटर का मतलब होता है टर्बिडिटी रॉड। ये एक रॉड है, इस रॉड के जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पास क्या लगा होता है, प्लेटिनम की निडल लगी होती है। यहाँ पास क्या लगी होती है, प्लेटिनम की निडल लगी होती है। और इस रॉड में मेजरमेंट रहता है 50, 40, 30, 20, 10, 0 ये यूनिट होती हैं। ठीक है, ये हमारा टर्बिडिटी रॉड हो गया। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने टर्बिडिटी रॉड को इंसर्ट किया। इसके नीचे यहाँ पास क्या लगा है, प्लेटिनम की निडल। अब क्या करते हैं, पानी में हम टर्बिडिटी रॉड को इंसर्ट करते जाते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो प्लेटिनम की निडल है वो दिखाई दे रही है कि नहीं। तब तक उसको हम इंसर्ट करते जाते हैं जब तक कि प्लेटिनम की निडल दिखना बंद ना हो जाए। जैसे प्लेटिनम की निडल हमको दिखना बंद हो जाती है, मान लीजिए सपोज यहाँ पास आपको क्या हुआ, 20 के समथिंग में, 20 के आसपास आपको जो प्लेटिनम की निडल है दिखना बंद हो गई। इसका मतलब इस पानी में 20 यूनिट टर्बिडिटी है। कितनी यूनिट टर्बिडिटी है, 20 यूनिट टर्बिडिटी है। समझ में आ गई बात। तब तक इंसर्ट करते हैं जब तक कि प्लेटिनम की निडल दिखना बंद ना हो जाए। स्टार्टिंग में दिखेगी लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से क्या होगा, बाद में दिखना बंद हो जाएगी। तो जहाँ पास दिखना बंद हो जाए ना, वही आपका क्या होता है, टर्बिडिटी होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो 50, 40, 20, 30 ये जो आप रिप्रेजेंट किए हैं किस आधार पर किए हैं। तो देखिए, 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है बारीक पिसी हुई सिलिका इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस 1 यूनिट टर्बिडिटी। क्या करते हैं, आपके पास डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है उसमें किसी भी तरीके का टर्बिडिटी ना हो, किसी भी तरीके की पानी में गंदगी ना हो। उस पानी में आप क्या करिए कि 1 मिलीग्राम बारीक पिसी हुई सिलिका को डाल दीजिए। फिर इसके बाद आपको राड को इंसर्ट कीजिए। जब आप राड को इंसर्ट करेंगे, जहाँ पास प्लेटिनम की निडल दिखना बंद हो गई, वहाँ पास 1 यूनिट हो गया। यदि आप पानी में 1 मिलीग्राम सिलिका डाले हैं तो 1 यूनिट टर्बिडिटी, 2 मिलीग्राम सिलिका डाले हैं तो 2 यूनिट टर्बिडिटी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है। आप 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, 1 मिलीग्राम बारीक पिसी हुई सिलिका डालिए, तो जो टर्बिडिटी आएगी वो होगी 1 यूनिट। 2 मिलीग्राम डालेंगे तो 2 यूनिट, 3 मिलीग्राम डालेंगे तो 3 यूनिट। ये चीज़ें होती हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि हम टर्बिडिटी किससे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी मीटर से करते हैं। कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। Turbidity is the measure of relative clarity of liquid in water and one of its unit measurement. Okay, turbidity का
यूनिट होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, इसका आंसर होगा बी। एम्पियर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है, जिससे हम पता करते हैं कि पानी के अंदर पाथोजन कितने प्रेजेंट है, पाथोजन कितने प्रेजेंट है। तो और पानी के अंदर टर्बिडिटी चेक करना है कि टर्बिडिटी कितनी है, तो NTU से मेजरमेंट करते हैं। तो NTU क्या होता है, एक NTU का मान क्या होगा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है इंडिकेट करते हैं NTU से, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट से मेजरमेंट करते हैं। एक NTU का मतलब क्या होता है, 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड फार्माजिन इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 मिलीग्राम बारीक पिसी हुई फार्माजिन को आप डाल दीजिए, उससे जो पानी गंदा होगा, उससे जो टर्बिडिटी मिलेगी वो 1 NTU के बराबर होगी। ठीक है। यदि दूसरे शब्दों में कहें, एक NTU क्या होता है, या एक ऐसी टर्बिडिटी होता है जो 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड फार्माजिन मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है। तो एक बात करें कि टर्बिडिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है NTU के टर्म में। एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 NTU और काज फॉर रिजेक्शन होता है 10 NTU। मतलब क्या हुआ, वैसे पानी में जो टर्बिडिटी है 1 NTU से कम होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपको ऐसा पानी नहीं मिल रहा है तो आप 10 NTU तक अलाउ कर सकते हैं, 10 NTU से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर पोर्शन ऑफ द एल्केनिटी इन नेचुरल वाटर इज काज्ड। नेचुरल वाटर का मतलब, मान लीजिए आप पानी किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करने के लिए ले जा रहे हैं, तो आपका मान लीजिए आप यहाँ पास क्या थी, रिवर थी। इस रिवर से आपने पानी लिया एक कंटेनर में, तो जो पानी है नेचुरल वाटर है। ठीक है ना, इसमें कोई अभी काम नहीं किया गया है। अब हो क्या रहा है कि इस वाटर में कुछ ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। कुछ ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन, मतलब जो एसिड होते हैं उनको न्यूट्रल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एल्केनिटी। थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर समझने का प्रयास करते हैं, एल्केनिटी क्या होती है। पानी में कुछ ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल बना देते हैं। मतलब क्या हुआ, पानी में जो आयन है ना, अब बेसिक नेचर के होंगे, तभी तो वो क्या करेंगे, जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है, उनसे रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रल बना देते हैं। तो एल्केनिटी क्या हुआ, एल्केनिटी क्या एक मेजरमेंट होता है, एक मेजरमेंट क्या होता है कि पानी के अंदर कितने क्वांटिटी ऑफ आयन प्रेजेंट है, और जो क्वांटिटी ऑफ आयन प्रेजेंट है वो H पॉजिटिव आयन से क्रिया करके उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। तो सीधा सा मतलब हुआ एल्केनिटी का कि एल्केनिटी में कुछ ऐसे पानी में कुछ ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे, उनको न्यूट्रल बना देंगे। तो न्यूट्रल कब बनाएंगे, जब वो खुद क्षार होंगे, तभी तो अम्ल से क्रिया करके उनको न्यूट्रल बनाएंगे। जब पानी का pH मान 7 से कम होता है तो पानी एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है पानी बेसिक होता है। ओके। तो अब बात करें पानी में एल्केनिटी कैसे होती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 कंट्रीब्यूटर होते हैं, 2 फोर्स होते हैं। देखो, एक होता है मेजर कंट्रीब्यूटर्स, दूसरा होता है माइनर कंट्रीब्यूटर्स। माइनर कंट्रीब्यूटर्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम बात करें मेजर कंट्रीब्यूटर्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं। इन तीनों की वजह से पानी में जो एल्केनिटी होती है मेजर अमाउंट में होती है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से पानी में जो एल्केनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो कार्बोनेट की वजह से एल्केनिटी होती है फिर बोलते हैं कार्बोनेट एल्केनिटी। बाइकार्बोनेट आयन की वजह से जो पानी में एल्केनिटी होती है फिर बोलते हैं बाइकार्बोनेट एल्केनिटी। हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से जो पानी में एल्केनिटी होती है फिर बोलते हैं कास्टिक एल्केनिटी। एक बार ध्यान से सुनिए, एल्केनिटी का मतलब होता है पानी को न्यूट्रल करने की कैपेसिटी। तो पानी को न्यूट्रल कैसे होगा, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका नेचर क्या होगा, क्षारीय होगा, बेसिक होगा, तभी तो उनको न्यूट्रल कर पाएंगे।
तो क्वेश्चन क्या था, द मेजर पोर्शन ऑफ द एल्कालिनिटी इन नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर में क्या क्या मिला, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल, इसका आंसर बी हो जाएगा। द टोटल सॉलिड्स इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। द टोटल सॉलिड्स इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। पानी में क्या होता है, कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉलिड, टोटल सॉलिड किसकी वजह से होता है। टोटल सॉलिड का मतलब होता है पानी में सस्पेंडेड सॉलिड भी होंगे, डिजॉल्व सॉलिड भी होंगे। ये आपकी कोई रिवर थी, इस रिवर से आपने पानी लिया, इस कंटेनर में डाला, इस कंटेनर में आप पानी को डाल रहे हैं, इस कंटेनर पानी को डाला, तो इसमें पानी के साथ साथ कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ तो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और कुछ होते हैं डिजॉल्व पार्टिकल। कुछ होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, कुछ होते हैं डिजॉल्व पार्टिकल। तो आइए समझते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल को हम कैसे निकालेंगे पानी से, डिजॉल्व पार्टिकल को कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल जो सॉलिड होते हैं वो होता है सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से और डिजॉल्व सॉलिड की वजह से। एक कोई नदी थी, इस नदी से आपने पानी लिया इस कंटेनर में, तो सस्पेंडेड पार्टिकल भी हैं और डिजॉल्व पार्टिकल भी हैं। आपको टोटल सॉलिड पहले चाहिए, तो आप क्या करें, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, बॉयल हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं 104 डिग्री सेल्सियस पर इस पानी को गर्म कर देते हैं। 104 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करने से क्या होगा, पानी का पूरा एवेपोरेशन बन जाएगा, पानी पूरा एवेपोरेट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इस कंटेनर में आपको क्या मिलेगा, केवल सस्पेंडेड पार्टिकल और डिजॉल्व पार्टिकल मिलेंगे, केवल पार्टिकल मिलेंगे, पानी आपका एवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। ठीक है, इससे तो पता चल जाएगा कि टोटल सॉलिड कितने हैं। मान लीजिए जो हमारा एम्प्टी कंटेनर का वेट था, वो कंटेनर था जिसका वेट W1 था और इसका वेट W2 है, तो आप W2 में W1 हटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर मान लीजिए पानी का वॉल्यूम था, तो 1 लीटर पानी के वॉल्यूम में कितने मिलीग्राम, कितने ग्राम आपके टोटल सॉलिड हैं। आप यू कैन फाइंड दिस, यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी है। अब देखिए टोटल सॉलिड आपको मिल गए। अब हमें चाहिए सस्पेंडेड पार्टिकल अलग से चाहिए और डिजॉल्व पार्टिकल अलग से चाहिए। इसका क्या तरीका है, देखिए हमारे पास एक फिल्टर पेपर होती है, क्या होती है, एक फिल्टर पेपर होती है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, पानी को पास करवाते हैं, तो यहाँ पास बहुत सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ना, वो अटक जाते हैं, इस फिल्टर पेपर में अटक जाते हैं, पानी नीचे आपका आ जाता है। अब जो पानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल अटक गए हैं, आप इनको 104 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो। गर्म करने से जो पानी इसमें चिपका हुआ होगा वो भी हट जाएगा, तो सस्पेंडेड पार्टिकल आपको मिल जाएंगे। सिंपल है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सस्पेंडेड पार्टिकल तो आपने पा लिए, अब डिजॉल्व पार्टिकल चाहिए। तो आपको जो पानी नीचे मिला था, जो फिल्टर पेपर से पास हुआ पानी है, उस पानी में तो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे नहीं, उसमें तो आपका वाटर होगा, साथ के साथ उसमें डिजॉल्व पार्टिकल होंगे। उस पानी को भी आप क्या करो, 104 डिग्री पे गर्म कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, पानी एवपोरेट हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल आपको कंटेनर में, सॉरी डिजॉल्व पार्टिकल आपको कंटेनर में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल को और डिजॉल्व पार्टिकल को। इसमें एक्चुअली में हम वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं कि गर्म होने के बाद कितना बचा। तो जिस मेथड में वेट का मेजरमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड। जिस मेथड में वेट का मेजरमेंट किया जाए उसे बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। जो अपने डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, इनको मेजरमेंट करने के लिए कुछ एक अलग तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है, आपने फिल्टर पेपर से पानी साफ कर लिया, फिल्टर पेपर से पानी को साफ कर लिया, अब आपके पास इस पानी में केवल डिजॉल्व पार्टिकल ही हैं। एक टेस्टर होता है, इक्विपमेंट होता है डाई आयोनिक टेस्टर। इससे क्या करते हैं, पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। पानी में कुछ ऐसे आयन प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे हम पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करके फाइंड आउट कर लेते हैं फार्मूले के माध्यम से कि पानी में डिजॉल्व सॉलिड कितने प्रेजेंट हैं। टोटल सॉलिड डिजॉल्व सॉलिड का फार्मूला होता है 0.55
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इन माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। 25 डिग्री सेल्सियस में पानी के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम निकाल लेते हैं किसकी सहायता से, डाई आयोनिक टेस्टर की सहायता से। 0.55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है डिजॉल्व्ड सॉलिड। तो ये दो तरीके थे, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो ऊपर वाला तरीका था, दूसरा फार्मूला वाला। आपको जो बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन था द टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल एंड डिजॉल्व्ड पार्टिकल। कैसे निकालेंगे आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। द मैक्सिमम pH वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसको हम पी सकते हैं, जिसको हम पब्लिक को सप्लाई कर सकते हैं, जनता उस पानी को पी सकती है। तो आइए समझते हैं pH क्या होता है पानी के केस में। हमें pH ये बताता है कि हमारा पानी कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है यानी एल्कलाइन है, कितना पानी हमारा अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ये पता चलता है pH से। तो एक pH का फार्मूला होता है जो आपको बहुत काम आएगा क्वेश्चन को करने में। pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। जो H प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर में होती है। किसमें होती है? मोल्स पर लीटर में। ध्यान रखना, मोल्स पर लीटर में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। दूसरा होता है POH। POH का मतलब होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ये भी मोल्स पर लीटर में होती है। pH प्लस POH का मान क्या होता है? 14 होता है। इसको भी ध्यान में रखना। जो log होता है, log का बेस कितना होता है? 10 होता है। ln का बेस कितना होता है? E होता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब पानी का pH मेजरमेंट करना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। जिस तरह कलर को मेजरमेंट करने के लिए टेंटोमीटर, ऑर्डर के लिए ओस्मोस्कोप, उसी तरह पानी का pH मेजरमेंट करना है यदि आपको तो पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हम बात करें जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके परमिसिबल लिमिट क्या होती है? परमिसिबल लिमिट होती है 7 से लेकर के 8.5, 7 से लेकर के 8.5। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 6.5 से 9.2। ये आपकी अलाउबल लिमिट होती है, ये होता है कॉज फॉर रिजेक्शन। मतलब क्या हुआ, वैसे तो 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। यदि आपको ना मिले तो 6.5 से लेकर के 9.2 तक मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। 6.5 से कम होगा तो हम पीने के लिए अलाउबल नहीं करेंगे, और 9.2 से होगा, 9.2 से ज़्यादा pH मान होगा पानी का, तब भी उस पानी को पीने के लिए सप्लाई नहीं करेंगे। ये था कॉन्सेप्ट pH का। तो अब देखो द मैक्सिमम pH वैल्यू एक्सेप्टेबल। पानी की ओ pH मान क्या है, अधिकतम pH मान क्या है जिसे हम पीने के लिए एक्सेप्ट कर सकें। तो आपने देखा कि 6.5 से 9.2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8.5। कितना होगा? 8.5। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपकी क्या है, कोई रिवर है। इस रिवर में पानी है, पानी के साथ साथ बहुत से एक्वाटिक एनिमल भी होते हैं, एक्वाटिक प्लांट भी होते हैं। यहाँ पे लाइट आ रही है तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इस सस्पेंडेड पार्टिकल ने जो है वो सोख लेते हैं। कितनी लाइट फिर टकरा के वापस निकल जाती है और कितनी पास होती है। ये हम कब ये सब क्या करते हैं? टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए। आपको हम बता दें जो साफ पानी होती है, साफ पानी की जो टर्बिडिटी होती है वो 10 से कम होती है। टर्बिडिटी रॉड से कैसे मेजरमेंट करते हैं मैंने वो आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बेलिफ टर्बिडिटी मीटर क्या होता है और नेफ्लोमीटर क्या होता है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर में जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे को हम पास करवा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे को पास करवा रहे हैं। इस सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से जो कुछ लाइट है ना, कुछ लाइट को तो पार्टिकल एब्जॉर्व कर लेंगे और कुछ लाइट हमारी है ना इन पार्टिकल से टकरा कर डिफरेंट डायरेक्शन में वापस चली जाएगी।
तो यहाँ पर हम केवल 90 डिग्री में जो लाइट टकरा कर वापस जा रही है, मतलब स्कैटरिंग हो रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और जो सीधे पास हो रहे हैं 0 डिग्री पर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, ध्यान से समझिए। ये हमने लाइट को पास करवाया, तो कुछ लाइट तो 90 डिग्री पे आ गई, कुछ लाइट हमारे इधर चली गई, और जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं हम उनकी बात नहीं करते। अब आपको यहाँ पास लाइट आ गई, यहाँ पास हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगे होते हैं, जिसमें करंट का फ्लो होता है। एक हमारे पास कैलिब्रेशन चार्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि करंट का फ्लो इतना होगा तो इतने लाइट बाहर आई होगी। इसी तरह इसमें भी होता है। तो दो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जो नेफ्लोमीटर होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जो लाइट स्कैटर्ड हुई है 90 डिग्री में, और जो हमारा बेलिफ होता है उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जिस डायरेक्शन में अपने लाइट को इन्फर्ट किया था वाटर बॉडी के अंदर। तो एक होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल, दूसरा होता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जो पास हो रही है, जिस डायरेक्शन में अपने लाइट को पास करवाया। तो जो बेलिफ टर्बियोमीटर होता है, जिस डायरेक्शन में अपने लाइट को पास करवाया उस पर काम करता है। नेफ्लोमीटर 90 डिग्री स्कैटर लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लाइट वगैरह पास किस में करवाते हैं, इसमें टर्बिडिटी के लिए। हार्डनेस के लिए तो अलग चीज़ होता है, कई प्रोसेस होती है। लाइम सोडा प्रोसेस होता है, जियोलाइट प्रोसेस होता है। कलर भी अलग चीज़ है। एल्कानिटी तो आपने देख ही लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ वाटर ट्रीटमेंट वर्क ट्रेड 5000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे। एक कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ जो 5000 क्यूबिक मीटर वाटर को पर डे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इफ़ इट कंज्यूम्स 20 किलोग्राम क्लोरीन पर डे। और क्या करता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 20 किलोग्राम क्लोरीन डेली कंज्यूम करता है। तो क्लोरीन की डोज कितनी होगी? समझ गए क्वेश्चन को ना, कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 5000 क्यूब मीटर पानी को डेली साफ करता है, और उस पानी को साफ करने के लिए डेली 20 किलोग्राम क्लोरीन को लेता है, खपत करता है। तो आप बताइए कि 1 लीटर के लिए कितने मिलीग्राम क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन में देखिए क्या है, मिलीग्राम पर लीटर में दिया है, तो आपको जो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पता करनी पड़ेगी मिलीग्राम पर लीटर में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये ऊपर का है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसको आप हटाइए। यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड वाटर कितना है? 5000 मीटर क्यूब। 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, यानी 10 की पावर 3 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, कितना हो जाएगा लीटर? 3 और 3 6 जीरो आ गए, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 6 लीटर पर डे पानी क्या हो रहा है? डेली साफ हो रहा है। ठीक है, अब एक दिन में जो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है 20 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10 की पावर 3 होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 होते हैं ना, मतलब 1 ग्राम में 10 की पावर 3 मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम पर डे। तो क्वान्टिटी ऑफ क्लोरीन इन मिलीग्राम पर लीटर आपको चाहिए। तो मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, मिलीग्राम पर लीटर में। तो लीटर में चाहिए, तो जितना पानी डेली साफ होता है नीचे आ जाएगा, और जितने क्लोरीन डेली खपत होती है ऊपर आ जाएगी। सिंपल है। तो एक दिन में जितना पानी साफ होता है कितना? 5 इंटू 10 की पावर 6 पानी साफ होता है, और जो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है 20 इंटू 10 की पावर 6 होती है। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गया, 5 चौको 20, 4 मिलीग्राम पर लीटर आपको क्लोरीन मिल गई। 4 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन आपको ज़रूरत पड़ती है पानी को साफ करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के हम डेली क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आप अपने इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।